हेलो स्टूडेंट, दिस इज विवेकांता एंड वेलकम टू सी क्लास। आज आप एक लेक्चर इंग्लिश का हुआ था जिसमें प्रीपोजिशन और आर्टिकल पर बात हुई थी। आज सेकंड लेक्चर हमारा रहेगा इंग्लिश के। कुल एक ही लेक्चर हुआ है आज। जो हमारा रहेगा लेक्चर सेकंड रहेगा जो इंग्लिश का है। इंग्लिश का बाकी हर दिन मैथ के लेक्चर्स आते रहते हैं तो आप लोग देखते होंगे। इंग्लिश का है जिसमें आपको मॉडल्स के बारे में बताया जाएगा। इसे मॉडल्स पढ़ते हैं, मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे आपको। तो आप ध्यान से देख लें, इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। एक ही क्लास में आपके सारे मॉडल्स खत्म हो जाएंगे। तो ध्यान से देखें, मॉडल्स में बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। जैसे आता है आपका कैन, आपका आता है मे। कैन के साथ आपका सेकंड जो कैन होता है फर्स्ट फॉर्म होता है। और देखो मॉडल्स वर्ब के रूप में यूज करे जाते हैं तो मॉडल्स वर्ब भी कहा जाता है। इनके साथ वर्ब ऐड किया जाता है शब्द। रीजन क्या है, पहले आप तो रीजन ही समझ लें। आप ये समझ लें कि रीजन क्या है। जो मॉडल्स होते हैं वो वर्ब के एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं, ठीक है। मेन वर्ब की तरह यूज भी होते हैं और जिन सेंटेंसों में मॉडल्स लगाए जाते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, ठीक है। तो ये वर्ब के रूप में यूज होते हैं। वर्ब कितने कौन कौन सी वर्ब में यूज होंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब में यूज हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है वो, और हमारी मेन वर्ब भी हो सकती है, जो है हमारी मेन वर्ब भी हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की जो है वर्ब हो उसके जगह यूज करे जाते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में आता क्या है, कैन हो गया, मे हो गया। कैन का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है कुड, और मे का जो सेकंड फॉर्म होता है वो होता है माइट, ठीक है। तो कैन कुड हुआ, मे माइट हुआ, ठीक है, ये होते हैं। और भी होते हैं, जैसे कि आपका हुआ शुड, शुड हो जाता है, आपका मस्ट हो जाता है, ठीक है। शुड हो गया, मस्ट हो गया। मस्ट के अलावा आपका ought to हो जाता है, ought to हो जाता है, आपका यूज टू हो जाता है, यूज टू हो जाता है। तो ये सारे आपके मॉडल्स होते हैं, ठीक है। और भी मॉडल्स में और यदि बात करते हैं हम तो जैसे हो जाता है बिल, सेल बिल हो जाता है, आपका सेल हो जाता है, बिल हो जाता है, ठीक है। बिल का जो सेकंड फॉर्म होता है वो बुड होता है, सेल का शुरू हो जाता है तो बुड भी आता है आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से मॉडल्स का यूज करा जाता है, ठीक। तो इंग्लिश में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्जाम हमारा पास ही है, अब नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भी डलने लगे हैं। तो एग्जाम होना है नेक्स्ट मंथ में, उसमें भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला टॉपिक है। मॉडल से देखते हैं एक एक करके, इनको बिल्कुल डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप देखें, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको पढ़ना है कैन के बारे में। क्या होता है कैन? तो कैन का मतलब जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है सकता, ठीक है। इसको किसी भी तरह यूज कर सकते हैं, सकता, सकती या सकते। तो उसका जो अर्थ होता है मेन अर्थ वो होता है सकता। कैन का मतलब सकता होता है। देखो इसका यूज जो किया जाएगा वो प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। कौन सा टेंस में इसका यूज किया जाता है? तो जो कैन है प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट आप पढ़ेंगे, जैसे कि आपने ये पॉइंट में पढ़ा, आप किसी को अनुमति देना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए, अनुमति देने के लिए। हमने कहा था आपसे कि आपको इसकी रूट को पकड़ना है। एक वर्ड जैसे आपने कह लिया तो आपको पता होना चाहिए कहाँ यूज करना। तो एक ऐसे वर्डों को पकड़ के चलना है, जैसे कि आपने प्रीपोजिशन में एक एक वर्ड को पकड़ करके, और इस प्रकार से किया था कि आपको वो दिमाग में रहेगा एक वर्ड, उससे आप समझ जाओगे कि कौन से किसका यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो आसानी हो जाएगी आपको उसे सॉल्व करने में। जैसे आपको बोला गया अनुमति देने के लिए, तो आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि अनुमति यदि किसी को देनी है कि आप जा सकते हो, आप ऐसा काम कर सकते हो, आप खाना खा सकते हो, आप मिठाइयाँ बांट सकते हो, या कुछ भी परमिशन देनी है तो वहाँ पे अनुमति देनी है। अनुमति यानी कि परमिशन देनी है किसी को, तो हाँ के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है, साथ साथ नोट भी करना है। जैसे एक एग्जाम्पल में आप नॉर्मली आप बोलते हो, जैसे आपने बोला यू कैन गो, यू कैन गो, तो इसका क्या अर्थ होता है? आप जा सकते हैं,
या तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटेंस क्या हो गया, आप जा सकते हो। यानी किसकी बात हुई है, अनुमति की बात हुई है, अनुमति दी गई है ना, यानी कि परमिशन दी गई है। ठीक है, तो किसी को परमिशन आपको देना है प्रेजेंट टेंस में, तो आप कैन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। ऐसा नहीं है जैसे कि आप बोलो कि प्रेजेंट टेंस में ही क्यों, तो जैसे आपने फ्यूचर लिया, आपको पता होना चाहिए फ्यूचर टेंस में होता है गा गी गे, ये आते हैं। तो आप इस प्रकार नहीं कह सकते आप जा सकते सकोगे, आप जा सकोगे परमिशन नहीं हुई। ठीक है, तो फिर उसमें कंडीशन आया कि यदि आप ऐसा काम करते हो तो आप ऐसा कर सकोगे। ठीक है, तो फिर सेंटेंस को बनाने का तरीका बदल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, आप जा सकते हो में अनुमति है, और इसीलिए हमने यहाँ पे कौन से मॉडल का यूज किया है, यू कैन गो, यानी कैन का यूज किया है। कैन के बारे में आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। सेकंड नंबर पे यदि हम कैन की बात करते हैं तो बेटा बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे कि हमारे किसी बात को लेकर, जैसे शक्ति हो गई, सामर्थ्य होती है हमारी, सामर्थ्य होती है, क्षमता होती है, जैसे हमारी किसी काम को करने की क्षमता होती है। ठीक है, क्षमता होती है, या दृढ़ निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है। ठीक है, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दृढ़ निश्चय, या योग्यता बतानी हो किसी की, या योग्यता, या योग्यता बताने के लिए, योग्यता बताने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में बात आ गई होगी। तो फर्स्ट नंबर पर क्या है कि कैन का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, सकता शक्ति यानी अनुमति देने के लिए किया जाएगा। सेकंड नंबर पर शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दृढ़ निश्चय, योग्यता बताने के लिए किया जाता है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखूं, और मैंने लिखा आई कैन, शक्ति की बात हो रही, आई कैन लिफ्ट 100 kg, तो आई कैन लिफ्ट 100 kg। ठीक, कितना वजन, आई कैन लिफ्ट 100 kg, आप 100 किलो, मैं 100 किलो वजन उठा सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी शक्ति, सामर्थ्य हो गई, ऐसे क्षमता या दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं एमपी में टॉप कर सकती हूँ, मैं इस साल टोटल एमपी यानी पूरे एमपी यानी कि हमारे राज्य में टॉप करूंगी, या फर्स्ट रैंक ला सकती हूँ, मैं फर्स्ट रैंक ला सकती हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का यदि सेंटेंस कोई भी आता है, योग्यता बताई जाए, जैसे आपने कहा कि मैं उर्दू और इंग्लिश पढ़ सकती हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश एंड उर्दू, तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं आप, उर्दू भी पढ़ सकते हैं, तो ये आपकी योग्यता हो गई। ओके, तो इस प्रकार से होता है हमारा कैन का यूज। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। आप एक बार फिर से समझें, कैन का अर्थ होता है सकता, शक्ति या सकते। प्रेजेंट टेंस में इसका यूज किया जाता है, किसी को अनुमति देना है, आपको कैन का प्रयोग करना है, आप जा सकते हो, आप ऐसा काम कर सकते हो। आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी करा देंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि एक पॉइंट पकड़कर आप उसे करें। जैसे परमिशन की बात हुई है, जैसे अनुमति की बात हुई है, तो आप यहाँ पे लगा लीजिए 3 स्टार। जैसे आपने यहाँ 3 स्टार लगा ली, अनुमति क्या हुआ, अनुमति, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए बात अनुमति की हो रही है, बात परमिशन की हो रही है। किसी को परमिशन, और दूसरी बात परमिशन देने के लिए किसी को परमिशन देना है, ये 2 शब्द आपने याद कर लिए, आपके दिमाग में माइंडसेट हो गया। आगे देखिए, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दृढ़ निश्चय बताना है, किसी को योग्यता की बात हो रही है, इन सभी के लिए कैन का यूज किया जाता है। तो क्या करेंगे, शक्ति सामर्थ्य के बारे में कोई भी बात होती है, इस प्रकार से हमें काय का यूज करना है, कैन का, तो कैन यहाँ भी यूज किया जाएगा। तो ये वर्ड भी आपको याद रखने हैं, शक्ति की बात हो जाए, सामर्थ्य की बात हो जाए, संकल्प हो रहा है, कोई दृढ़ निश्चय हो रहा है, ठीक है, और क्षमता बताई जाए या योग्यता बताई जाए किसी की, ठीक है, तो आप कैन का यूज कर सकते हो। आई होप आपको एक कैन का जो यूज है वो समझ में आ गया होगा। इसके आगे करते हैं आप मे। इसको कहाँ किया जाता है, देखो जिस प्रकार से कैन का अर्थ होता है सकता, इसी प्रकार से मे का अर्थ भी होता है सकता या सकना, सकता या सकना, कोई काम कर सकना, ठीक है। तो मे का यूज कहाँ किया जाएगा, सकते के अर्थ पे आपको मे का यूज भी किया जाता है, लेकिन क्या डिफरेंस है वो आपको देखना है। तो आपने कैन समझ लिया है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप देख लें,
मे का यूज करेंगे सख्ताई के अर्थ में। देखो इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, इसका यूज भी जहां किया जाएगा वो होगा हमारा कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसका यूज भी प्रेजेंट टेंस में ही किया जाता है, समझ रहे हो। इसका यूज भी कहाँ किया जाता है, प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। लेकिन रीजन क्या है, नंबर 1 में यदि हम बात करें तो अभी आपने कहा था अनुमति, तो लिख लिया मैंने अनुमति, क्योंकि कैन का अर्थ भी हुआ सकता और मे का अर्थ भी हो गया सकता, तो आपने लिखा था अनुमति के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा था, याद करो, अनुमति देनी थी कि लेनी थी, तो आपको याद आ गया होगा कि मैम ने अभी बोला है कि अनुमति देने के लिए। अब आप लिखेंगे अनुमति लेने के लिए, एक शब्द बदला, अनुमति लेने के लिए। अभी अनुमति दी जा रही थी, अब अनुमति ली जा रही है, तो अनुमति लेने के लिए यूज करेंगे मे का यूज कहाँ करेंगे, अनुमति लेने के लिए। जैसे कि आपने कहा मे आई गो टू यहाँ पे आप इस प्रकार से लिखते हैं, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर। आप स्कूल या कहीं भी जाते हैं जहां पे आपको एक टीचर पढ़ा रहा है, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, यदि आपको किसी भी काम के लिए बाहर जाना है, आपको पानी पीने के लिए बाहर जाना है, तो आपको उनसे बोलना है मे सर, आप बोलते हैं सर मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो आपने लिखा है मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। आपको सर से कहना है या मैम से, इसके लिए आप उनका नाम जोड़ देंगे, ठीक है, आप सर जोड़ देंगे या मैम जोड़ देंगे। लेकिन आपने क्या किया, परमिशन मांगी है ना, परमिशन लेनी है ना आपको, तो आप बोलेंगे मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो आज आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई है, क्यों आप लगाते हैं मे और वहां क्यों मैम कहती हैं यू कैन गो, आप जा सकते हो। मैम बोलती है यू कैन गो, मैंने बोला यू कैन गो, आप जा सकते हो। आपने बोला मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, ठीक है। तो मे आई गो टू ड्रिंक वाटर यानी कि इसमें क्या हो रहा है, अनुमति मांगी जा रही है, यानी परमिशन लेने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में ही इसका यूज होना है, ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। हिंदी में इसका जो सेंटेंस होता है, जैसे बोला कि क्या मैं, ठीक है, मे लगा है स्टार्ट में, और मे स्टार्ट में लगा है यानी कि क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, क्योंकि आपको इसके पहले अभी बताया गया है, एक बात आपको बताई गई है कि जो मॉडल्स होते हैं वो किसके रूप में यूज करे जाते हैं, वर्ब के रूप में यूज करे जाते हैं। दो प्रकार से, हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी और या मेन वर्ब के रूप में भी हो सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी हो सकते हैं। और जहां पे मॉडल्स का यूज किया जाता है वहां पे क्या होता है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो यूज नहीं करी जाती है। प्रेजेंट टेंस का तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट का अफर्मेटिव, उसमें एस ही एस लगाते हैं, ना कि उसका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता तो डायरेक्ट इसमें क्या होगा, मे लग गया, और मे आया है शुरुआत में, ठीक है, मे आया है शुरुआत में, तो शुरुआत में आने का मतलब है क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन हो गया है, क्या मैं जा सकता हूं, तो आपका अब इसका सही अर्थ हुआ क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं, ड्रिंक वाटर, यानी कि क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं। आपके टीचर की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा यू कैन गो, तो आप पर उन्होंने परमिशन दी है, आपने उनसे परमिशन ली है, तो परमिशन लेने के लिए इसका यूज किया जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बात करें बी नंबर पर, तो सेकंड नंबर पे जो होती है, एक तो आपने देखो सबसे बहुत ही अच्छी बात आपको बोलने जा रही हूँ, यहाँ पे लिखा है इच्छात्मक वाक्य, इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक वाक्य क्या होते हैं, जिनमें आपकी इच्छा जुड़ी हुई हो, जैसे किसी को जन्मदिन वगैरह आप विश करते हैं या कुछ करते तो आप कहते हैं बहुत सारी बातें बोलते हैं, मे से स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आपको किसी को अच्छी दुआएं देनी तो मे गॉड ब्लेस यू ऐसे भी बोलते हैं। और यदि आप मंदिर में जाते हैं तो आप प्रे करते हैं, ठीक है, या आप किसी से कहते हैं कि आपकी लंबी उम्र हो जाए, ठीक है, भगवान करे आपकी उम्र लंबी हो, तो आप कहते हैं मे यू गॉड लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। समझ में आ रहा ना। तो इच्छात्मक वाक्य हो गए, जैसे मैंने आपको अभी हाल बोला है, में इस प्रकार से लगा देते हैं इच्छात्मक वाक्यों में संबोधन, और में गॉड यू लिव लॉन्ग, गॉड यू लिव लॉन्ग, भगवान करे कि तुम्हारी उम्र कैसी हो, लंबी हो, ठीक है। तो लंबी उम्र की किसी को कामना करनी है किसी के बारे में, तो आपके अंदर से इच्छा है ना, इस चीज के लिए आपकी इच्छा है कि उसकी उम्र कैसी हो जाए, लंबी हो जाए। तो
इच्छात्मक वाक्यों की यदि कभी भी बात करी जाएगी, जैसे आपने कहा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, तो आपने बोला है मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान तुम्हें खुश रखे, तो आपके इच्छात्मक वाक्य हो गए, इनमें मे का यूज किया जाता है, ठीक है। आपका कैन हो गया, आपका मे हो गया। अब एक बात बहुत ध्यान से समझे, यहाँ पे मैं कुछ लिख रही हूँ, उसे ध्यान से समझना है, उसे आप मान लेंगे नोट, वो मैं लिख रही हूँ आपका नोट, और नोट में आपका लिखा जा रहा है, नंबर फर्स्ट में आपका आया, जैसे आपने कैन पढ़ा था तो आपको यहाँ पे लिखना है कुड, और यहाँ पे लिखना है आपको माइट, ठीक है। अब आप समझ ले कुड और माइट के बारे में। तो कुड जो होता है, देखो आपने पढ़ा कैन, आपने पढ़ा मे, ठीक है, तो कैन का यूज किया आपने प्रेजेंट टेंस में, मे का यूज किया प्रेजेंट टेंस में, लेकिन जहां मे यूज करेंगे वहां माइट लगाएंगे, जहां कैन यूज करेंगे वही कुड लगाएंगे, लेकिन बस एक छोटी सी चेंजिंग हो जाएगी, टेंस बदलेगा, आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। यहाँ भी कौन सा टेंस हो जाएगा? आपका पास्ट टेंस हो जाएगा। तो आपको इतनी बात याद रख लेनी है कि कुड का यूज वही करेंगे जहां पर आपको शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता बतानी हो, ठीक है, किसी को परमिशन देनी हो, लेकिन पास्ट टेंस में, ठीक है, पास्ट टेंस के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। और माइट का यूज करेंगे मे के स्थान, तो मे और माइट आपस में चेंज होंगे कब? जैसे प्रेजेंट टेंस है तो मे, और पास्ट टेंस हुआ आपका तो माइट। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आपका कैन हो गया, आपका मे हो गया, माइट भी हो गया, और आपका कुड भी हो गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। इसके आगे आपको देखना है कि शुड, मस्ट और ऑट टू क्या होते हैं, इन्हें नोट करें। इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा शुड, ठीक है, फिर आपका लिखा मैंने यहाँ पे ऑट टू, और यहाँ पे लिखा आपका हमने मस्ट, ठीक है। इन तीनों का जो मीन्स होता है वो होता है चाहिए। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट। शुड, चाहे बात शुड की करें, चाहे बात ऑट टू की करें, और चाहे बात मस्ट की करें, तीनों का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। तीनों का मतलब क्या होता है? चाहिए। जैसे मुझे ऐसा काम करना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस आते हैं तो हमें इनका यूज करना है। देखो बात, जैसे शुड लिखा था आपने लिखा था ऑट टू, तीनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा, और फिर लिखा आपने यहाँ पे मस्ट, तीनों का अर्थ क्या है? चाहिए। देखो शुड का जहां पे यूज करेंगे सेंटेंस कैसा होना चाहिए, ऑट टू का यूज कहां करेंगे, और मस्ट का यूज कहां करेंगे, पहले आप थोड़ा सोच लीजिए कहां करेंगे, फिर मैं एक शब्द में बताती हूँ आपको, एक ही शब्द आपको याद रखना है, और आपके कोई भी आप सेंटेंस को उठाएंगे वही शब्द अप्लाई करेंगे, वही वर्ड यूज करेंगे आप, और आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा, ठीक है। तो करेंगे क्या? शुड लिखा है, जैसे समझ में आ रहा, शुड लिखा है, तो इसका अर्थ हुआ चाहिए। अब किसी को, आपको बिल्कुल आराम से समझें, किसी को आप देना चाहते हैं सलाह, किसी को क्या देना चाहते हैं आप? सलाह देना चाहते हैं, तो वहां पे यूज करना है शुड का। समझना बात को, किसी को आपको सलाह देनी है कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, वो माने या ना माने, आपका काम था सलाह देना है, तो आपने उसे सलाह दी, ठीक है, तो आपको वहां पे शुड का यूज करना है। ऑट टू का यूज कहां करेंगे? जहां पे बात हो रही हो मोरल ड्यूटी की, यानी कि नैतिक कर्तव्य, ठीक है, नैतिक कर्तव्य बात हो रही हो, नैतिक कर्तव्य की, तो वहां पे ऑट टू लगाएंगे। और मस्ट का मतलब होता है निश्चित बात हो रही हो, बात ऐसी हो रही हो जो किसी भी कीमत पर रोके नहीं जा सकती, मतलब वो काम जरूरी है, बिल्कुल निश्चित है, ठीक है, डेफिनेट बात हो रही है, तो मस्ट का यूज किया जाएगा। या फिर कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ है, कैसा है? यूनिवर्सल, सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो आपको वहां पे लगाना है मस्ट, यानी कि यहाँ पे लिख दूं मैं यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ की यदि बात हो जाएगी तो मस्ट लगाना, तो शुड लगाना है सलाह देने के लिए, ऑट टू लगाना है नैतिक कर्तव्य के लिए, और मस्ट लगाना है कोई बात निश्चित है तो। समझे? जैसे सलाह देने की यदि बात करें, आप बात करें कि किसी को सलाह देनी है, तो सलाह देने की बात किस प्रकार से आप करेंगे? किसी को आप सलाह देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा यू शुड
जैसे आपने किसी से बोला यू शुड स्टडी 2 आवर डेली, आपको रोज 2 घंटे पढ़ना चाहिए, आपको रोज 2 घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, आपने कहा किसी से यू शुड ईट फूड ऑन टाइम, आपने किसी से कहा यू शुड ईट फूड ऑन टाइम, आपको समय पर खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी व्यक्ति को सलाह दे रहे हो तो आपको यूज करना है वहां पे काय का, शुड का यूज करना है। आपको किसी को सलाह देनी है तो शुड का यूज करना है। आपने कहा कि आपको समय पर खाना खाना चाहिए, आपने उसे सलाह दी, नैतिक कर्तव्य क्या है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बोला यू, समझना, यू ought to respect our parents, मैंने आपसे बोला यू ought to respect our parents, आपको अपने माता पिता की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बेटा आपका ये नैतिक कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है कि आपको उनकी सेवा या उनकी बात माननी चाहिए या फिर आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये आपका एक नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि यू ought to, जैसे कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो जिसमें नैतिक कर्तव्य की बात हो रही हो, और मैंने यहाँ पर आगे लिखा है रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट द फ्लैग ऑफ आवर नेशन, ठीक है, क्या लिखा है, ऑफ आवर नेशन। ठीक है, तो सेंटेंस आपका लिखा गया है यू ought to respect our flag, ठीक है, सही लिखा है, फ्लैग ऑफ आवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र की जो तिरंगा होता है, हमारा तिरंगा झंडा होता है, उसका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य हुआ। जो हमारा नैतिक कर्तव्य है वहां पे आपको ought to लगाना है। जिस सेंटेंस में आप किसी को सलाह दे रहे हो तो आपको उसको वहां पे क्या लगाना है, सलाह लेने के लिए, समझ में आ गई होगी बात, शुड लगाना है। बात यदि निश्चित है तो आपको वहां पे मस्ट लगाना चाहिए। तो इसे नोट करें, आपने देखा शुड का यूज सलाह के लिए हो गया, ये हो गया आपका नैतिक कर्तव्य के लिए। और ये निश्चित वाक्यों में किया जाए, निश्चित आप इस प्रकार से कह सकते हो कि सेंटेंस में बाध्यता बताई जाए कि आपको ऐसा काम करना ही चाहिए। समझ में आ रहा, जैसे कि आपका एक सेंटेंस होता है यू शुड रिस्पेक्ट अवर फ्लैग ऑफ अवर नेशन, ये आपका नैतिक कर्तव्य भी है। कभी कभी यहाँ पे मस्ट लग जाता है तो यहाँ पे मस्ट का यूज भी किया जा सकता है। आप कहोगे कैसे, ऐसे कि ought to वहां ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि आपका नैतिक कर्तव्य भी है कि आप नेशनल फ्लैग का सम्मान करें। और दूसरी बात है, ये बात निश्चित भी है, यदि आप किसी भी कीमत पर नेशनल फ्लैग का सम्मान नहीं करते हो और आपके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई करी जा सकती है, तो इसमें मस्ट का यूज भी किया जाता है, लेकिन फिर वहां पे ought to ऑप्शन में नहीं होता। ठीक है, फिर शुड ऑप्शन में होगा, फिर वहां पे सलाह की बात है नहीं तो आप वहां पे लगा देंगे क्या, मस्ट। और जब मस्ट ऑप्शन में ना हो तो, और यदि मस्ट और शुड ought to दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो नैतिक कर्तव्य होने से पहले आपको याद रखना है कि ये नैतिक कर्तव्य तो मेरा है, लेकिन ये बाध्यता तो नहीं है। देखिए ये बात ऐसी तो नहीं है कि करना ही जरूरी है, अगर जरूरी है तो वहां पे मस्ट आपको लगा देना है। जैसे कि मस्ट वाले वाक्य जो होते हैं, तो कोई भी मस्ट वाला आप यदि वाक्य लेते हो तो आप ले सकते हो कि जैसे यू मस्ट, समझना, ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। आप यदि बातों को समझते जाएंगे तो अपने आप आपको मॉडल्स आएंगे। समझ लेना बात, यू मस्ट, मैं बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, कि आपको बातें समझ में आती है। ठीक है, तो यू मस्ट, आपको चाहिए कि आप क्या करें, पे द टैक्स ऑन टाइम, आपको क्या करना चाहिए, जो टैक्स होता है उसे टाइम पर पे करना चाहिए, आपको टाइम पर टैक्स चुका देना चाहिए। जो भी आपका टैक्स आता है या आपका बिजली का बिल आता है तो इसे आपको टाइम पे चुकाना चाहिए, आपके लिए निश्चित है, क्योंकि इससे आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ठीक है, आगे आपके अगर कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, क्योंकि
आपकी बिजली काट दी जाएगी। जैसे आप बिजली का बिल नहीं देते हो तो आपकी बिजली काट दी जाएगी। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो जो बातें बाध्य हैं, आप बाध्यता को याद रखिए कि बाध्य है, हमेशा काम करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो हमारे अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई हो सकती है, हमें इससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो आपको याद रखना ये बाध्यता है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मस्ट का यूज कर देना है, और टू का नैतिक कर्तव्य में यूज करना है, और सलाह देने के लिए शुड का यूज करना है। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद आप बात करने वाले हो सेल और बिल की। ठीक है, तो जी आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो देख ले, सेल बिल को मैं बहुत जल्दी ही करा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा 1 सेकेंड आप कर लीजिए वेट। इसके बाद अब देखें, अब आपको क्या करना है, आप देखेंगे सेल और बिल। सेल और बिल, आप बोल रहे होंगे कि मैम ये तो हेल्पिंग वर्ब है। हाँ, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, लेकिन मैंने आपसे एक बात बोली है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, वो उनका यूज किया जाता है ना मॉडल्स के रूप में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज मॉडल्स के रूप में किया जाता है। तो सेल बिल का मतलब इनका यूज हमेशा फ्यूचर टेंस में किया जाता है। पहले तो एक बात याद रखनी है, फ्यूचर टेंस में इनका यूज किया जाता है। गागी गे वाले वाक्य हो, वह जा सकेगा, ऐसा काम कर सकेगा। ठीक है, आ रहा होगा, ठीक, तो गा आएगा लास्ट में। तो सेंटेंस फ्यूचर टेंस में सेल और बिल का यूज किया जाता है। देखो, बातें इस प्रकार से याद रखनी है आपको। यदि जो सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होते हैं ना, सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट होते हैं, इस प्रकार देखो मैं लिखती हूँ, सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे, जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट etc। ओके, सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होता है आपका, सिंगुलर होता है एक सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। कौन कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं? तो सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है ही, सी, इट, और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स। इस प्रकार से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो देखो, अभी जो आपका टेंस के लेक्चर नहीं रहे हैं, एक 2-3 वीडियो बनाएंगे और आपके कंप्लीट टेंस करा दिए जाएंगे, एक एक पॉइंट से छोटे बिल्कुल 0 से हीरो तक आपको पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। तो आप ध्यान से समझ लें। तो आपको करना क्या है, सिंगुलर होता है सेंटेंस, सिंगुलर जो होती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन एक बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, सेल विल में ये अप्लाई नहीं होती। हम सभी टेंसों में आप देखते हैं कि जैसे आया, इज आर एम आया, तो आप कहते हैं इज का सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर का प्लूरल सब्जेक्ट। नहीं, इधर नहीं होगा, इधर थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे सेल बिल की बात करते हैं तो आप यहाँ पे लिखो सेल और यहाँ लिखा आपने बिल, तो ऐसा नहीं है कि जरूरी है। सेल का यूज करेंगे आई और बी के साथ, और जो बिल है वो अदर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, आपको दिख रहे होंगे सामने सब्जेक्ट, इनमें से जितने भी सब्जेक्ट अगर बचते हैं उन सभी में आपका यूज करेंगे आप बिल का। तो सेल का यूज होता है सिर्फ आई के साथ और बी के साथ। आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो सेल का यूज आई और बी के साथ किया जाएगा, बिल का अदर सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाएगा। इसके आगे आप देखेंगे जैसे कि आप एक नोट डालेंगे, नोट पॉइंट, और ध्यान से समझेंगे। जैसे आपको यहाँ पे लिखा है एक नोट, और नोट में आपको लिखा गया है कि सेल का यूज आई बी के साथ किया जाता है। तो आपको लिखा जाए कि यदि सेंटेंस में, यदि वाक्य में धमकी, आदेश या वचन, धमकी, आदेश या वचन दिया जाए तो क्या होगा, इसी तो को आपको समझना है। तो क्या होगा बेटा, आई, और यदि बी की बात करेंगे तो यहां पे लग जाएगा आई बी के साथ बिल, और अदर सब्जेक्ट की यदि हम बात करेंगे तो उसके साथ लग जाएगा हमारा सेल। लेकिन कब, जब ये बाध्यताएं हमारी दी जाएं। यदि सेंटेंस में धमकी हो, आदेश हो, इस प्रकार की बात हो रही हो, कोई वचन हो, कोई वादा हो, तो क्या होगा, आई बी के साथ बिल लगेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगेगा। लेकिन नॉर्मल सेंटेंस है तो क्या होगा, आई बी के साथ सेल और अदर सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज किया जाएगा। इसे नोट करिए, फिर इससे आगे इसके नहीं, आप इसके
एग्जाम्पल ही देख लीजिए। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा है यहाँ पे, और मैंने आपसे बोला कि आई, तो आप लगाएंगे सेल। आई सेल गो टू मार्केट टुडे। जैसे मैंने बोला कि मैं आज मार्केट जाऊंगी, तो आई के साथ किसका यूज किया गया है? सेल का। ठीक है, लेकिन बात हो रही है, ये तो नॉर्मल है। यदि मैं हिंदी में लिख दूं एक सेंटेंस, हिंदी में सेंटेंस लिखूं, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मार दूंगा का मतलब ये नहीं है, मार दूंगा का मतलब ये नहीं हो सकता कि आपको मैं थप्पड़ मार दूंगा। मार दूंगा का मतलब होता है कि मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। धमकी हो गई ये क्या हुई हमारे, एक धमकी। और जब बात धमकी की होगी तो सेंटेंस बनेगा आई सेल नहीं, आई के साथ लगेगा विल। आई विल किल यू, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, तो ये हुई बहुत खतरनाक सी धमकी हुई, तो सेंटेंस बदल गया। आई के साथ क्या लगाया? विल। बी के साथ क्या लगाएंगे? विल। और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल लगाएंगे। और नॉर्मल सेंटेंस है कि मैं मार्केट जाऊंगी, आज मैं मार्केट जाऊंगी, तो नॉर्मल सेंटेंस है तो आई के साथ सेल लगाना है, आई बी के साथ, और विल लगाना है हमारा अदर सब्जेक्ट के साथ। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसके करा दिए गए हैं, ये सारी बातें हो चुकी हैं। विल में क्या होता है देखें, समझो, यदि सेंटेंस पास्ट में बात कर रहा है और यूज होना है विल का, तो विल के स्थान पर क्या करते हैं? वुड का यूज कर देते हैं। तो विल का पास्ट रूप जो होता है वो वुड होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। लास्ट एक ही है जो आपको देखना है, तो इसे नोट करिए और सेकंड वाला और देख लीजिए। ठीक है, मतलब नेक्स्ट लास्ट ही है, उनके अलावा कोई और अगर इम्पोर्टेंट इतने ज्यादा है नहीं, जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे करा दिए गए हैं। अभी एक दो और कराए जाएंगे, फिर आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। डेयर और यूज टू, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता है, आवश्यकता, आवश्यकता। डेयर का मतलब होता है साहस, और यूज टू का यूज किया जाता है आदत के लिए। काय के लिए? आदत, आदत। समझ में आ रहा है? करेंगे क्या? नीड का यूज किया, कहाँ करेंगे? तो नीड का जो यूज किया जाएगा आवश्यकता बताने वाले सेंटेंसों में किया जाएगा, जहां आवश्यकता बताने की बात हो रही हो शब्द। ठीक है, जैसे कि एक सेंटेंस में लिखती हूँ, आवश्यकता वाले सेंटेंसों में मैं आपको लिखूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यू नीड नॉट टू वरी, you need not to worry as long as समझना, as long as I am here, अभी तो समझ में नहीं आया होगा। बात आवश्यकता की है। सेंटेंस इस प्रकार का होता है, आपको सेंटेंस को समझना है। उन्होंने बोला है आई नीड नॉट टू वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर, जब तक मैं यहाँ हूं आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम लोग कुछ छोटा मोटा कुछ भी करते हैं ना, कि ऐसा करना चाहिए, फिर कोई काम नहीं हो पाया तो क्या होगा, तो हमारे पापा जी लोग या घर में बड़े जो होते हैं वो लोग बोलते हैं कि यू नॉट, तो वो लोग बोल सकते हैं, वो डायरेक्टली बोलते हैं ना कि आपको चिंता करने की क्यों आवश्यकता है, जब मैं हूं तो क्यों आवश्यकता है। ठीक है, सबके साथ होता होगा, मेरे साथ तो होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, उन्होंने तो वो लोग बोलते हैं, तो आपको उसी को इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है, और करना लिखना क्या है, यू नीड नॉट टू वरी एज लॉन्ग एज आई एम हियर आई सॉरी, इस प्रकार। ठीक है, तो आई एम हियर, आप वो आपसे बोलते हैं, आप भी बोलने की कोशिश करना कि थोड़ा इस प्रकार से बनना कि आप बोल सको। ठीक है, आपको इसके लायक थोड़ा बनने की कोशिश करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि आप बोल सको कि पापा जी से बोल सको कि यू नीड नॉट टू वरी। ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी एज लॉन्ग एज, जब तक, उस समय तक। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आई एम हियर, मैं हूं ना यहाँ, मैं जब हूं तो क्यों आवश्यकता है चिंता करने की। ठीक है, तो हम लोग भी ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो आवश्यकता की बात होगी तो नीड का यूज करेंगे। आपको समझ में आ गई होगी बात। साहस की बात हो रही है, साहस, डेयर का यूज जो किया जाता है बेटा, या तो वाक्य होना चाहिए इंटेरोगेटिव, या फिर वाक्य होना चाहिए नेगेटिव। समझना बात, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या नेगेटिव, मतलब बात या तो प्रश्नवाचक हो या फिर नकारात्मक हो, तो फिर यूज होगा वहां पे किसका, डेयर का।
समझ रहे हो? साधारण वाक्य जो होता है, सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, उनमें डेयर का यूज नहीं किया जाएगा। सेंटेंस प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक, साधारण वाक्यों में इसका यूज नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप किसी से बोल देते हो, यदि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आप बोलते हो हाउ डेयर यू स्पीक सो, हाउ डेयर यू स्पीक सो, ऐसा बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, बोलते हैं ना अपन। तो सेंटेंस हुआ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हाउ से स्टार्ट हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो भी डेयर का यूज कर सकते हो आप। साहस की यदि बात करें, आपका साहस कैसे हुआ मुझसे ऐसी बात करने की, ठीक है, ऐसी बात करने का आपका साहस कैसे हो गया। तो ये सेंटेंस जो आते हैं उनमें डेयर का यूज किया जाता है। यूज टू की यदि बात करें तो आदत है, तो यानी कि वर्तमान समय की आदत। कौन से समय की? वर्तमान टाइम में जो आदत हो जाती है हमें, वर्तमान समय की आदत, हैबिट है, तो यूज किया जाता है यूज टू का। यदि वर्तमान समय में इज आर एम लगा है, सेंटेंस में लगा है इज आर एम, तो आपको करना इज आर और एम, ठीक है, लगा हुआ है तो इनमें वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। यूज टू भी लगा रहेगा और वर्ब में आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है। तो यूज टू, जैसे कि आप डायरेक्ट ही बोल देते हो यूज टू, कोई आपसे पूछे कि नाखून क्यों चबा रहे हो, ठीक है, तो आप कहते हैं आई यूज टू, मुझे आदत है, ठीक है, क्योंकि अच्छी आदतें तो बनेंगी नहीं, तो आई यूज टू, ठीक है। आप लोगों में तो बहुत अच्छी आदतें हैं लेकिन फिर भी, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे टेंस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिन्हें मैं एग्जाम्पल के रूप में बता सकती हूँ, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। एक दिन आपको बहुत भरपूर एक्सरसाइज आपकी कराई जाएगी जब आपको ये कंप्लीटली आने लगेंगे, ठीक है। कंप्लीट हो चुके हैं आपके मॉडल्स सॉरी, मॉडल्स हो चुके हैं आपके कंप्लीट। तो आप यहाँ पे देखें, जो मॉडल्स पढ़े हुए हैं हमने, उनमें हम लोगों ने जाना है कैन क्या है, मे क्या है, माइट क्या है, कुड क्या है, कहाँ यूज होता है कुड का, मस्ट क्या है, शुड क्या है। देखो इतने जल्दी इतना सारा पढ़ लिया हम लोगों ने। और ऑट टू क्या है, सेल विल क्या है, सेल विल क्या है, नीड की का मतलब आवश्यकता होता है, आवश्यकता के लिए यूज करेंगे। डेयर का मतलब साहस होता है, डेयर हो गया। यूज टू हो गया, यूज टू। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए ये मॉडल्स थे, और आपको एक ही वीडियो में सभी मॉडल्स करवा दिए गए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मॉडल समझ में आए होंगे। अगर मॉडल समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।